तो हेलो एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ओलिव बोर्ड के लाइव मॉक का मैथमेटिक्स सेक्शन का सॉल्यूशन जो 16-17 अगस्त को हुआ है वो वाला पेपर अपन देखेंगे। तो देखो मतलब जस्ट मतलब मुश्किल से मुश्किल 1-2 मिनट लूँगा, ध्यान से बस ये बातें सुन लेना। जस्ट अपन फिर स्टार्ट करेंगे और कोई टाइम वेस्टेज नहीं करेंगे। एक तो ये कि जैसे मतलब और ये बात मतलब मेरे जैसे कैसे निकल के आई, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने देखा और उसी पे जैसे ये मतलब सारी बातें जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भई आपको कोई भी क्वेश्चन दिखे और वो देखते ही मतलब आपको ऐसा लगे ना कि जैसे ये टाइम खा सकता है मेरा, या फिर मेरे को मतलब इसमें थोड़ा-सा दिमाग लगाना पड़ सकता है, उसी टाइम उसको मार्क को रिव्यू एंड नेक्स्ट कर लो। पता है क्यों? देखो हर एक चीज़ के पीछे रीज़न होता है और ये बहुत वैलिड रीज़न है कि भई आप है ना उतना ही ज़्यादा स्कोर करोगे जितना जल्दी आप मतलब एक तो बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि मैं हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूँ, सही कर लूँ। नहीं, जितना जल्दी आप स्किप करके जाओगे ना, उतना आप ज़्यादा स्कोर करोगे। ये ज़्यादा मतलब मैटर करती है चीज़, पता है कैसे? क्योंकि भई एक आप देख के उसमें दिमाग भिड़ाओगे और टाइम वेस्ट करोगे, वो ज़्यादा मतलब इफेक्टिवनेस देगा, या फिर आप ये चीज़ करोगे कि भई देखा, टाइम खाएगा, स्किप किया, नेक्स्ट पे चले गए, या फिर एकदम छोड़ ही दिया। जिनको स्किप करके दोबारा करना है वो तो मार्क फॉर रिव्यू करो, जिनको छोड़ना है उनको उसी टाइम छोड़ के जल्दी निकलो। जितना जल्दी छोड़ा उतना बेटर गेन करोगे। तो बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है पेपर में। अब जैसे ये क्वेश्चन 100% आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम में देख के इसको मार्क फॉर रिव्यू करना है। करने लायक क्वेश्चन है, आराम से कर भी सकते हो, पर थोड़ा-सा ऐसे डिस्कम्फर्ट दे रहा है मेरे को, तो मैं छोड़ दूँगा। अब देखो मैं आगे आया, मेरे को बहुत आसान क्वेश्चन दिखा, मैं 100% इसको अटेम्प्ट करूँगा। इस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन से। हर एक क्वेश्चन के 1 से लेके 2 से लेके 3 तक भी मेथड बताने की ट्राई करूँगा। और मतलब ऐसा मान के चलो कि 2 तो हमेशा रहेंगे। बाकी मतलब जो आपको ज़्यादा प्रेफ़रेबल लगे, जो बेटर लगे वो आप प्रेफ़र कर सकते हो, मतलब अडॉप्ट कर सकते हो, कोई इसमें इश्यू नहीं है। और एक बात और ध्यान रखना छोटी-सी बस, कि जो आपको देखते ही क्वेश्चन को देखते ही जो मेथड सबसे पहले हिट करे ना, वो लगाया करो। ये मत सोचने में टाइम वेस्ट किया करो कि मैं कौन-सा लगाऊँ, किससे जल्दी आएगा आंसर, या फिर वो मतलब आप जितना प्रैक्टिस जितना करते हो ना, तो वो अपने आप वो चीज़ आने लग जाती है। अब देखो इस क्वेश्चन में भई देखते ही मेरे को 2 चीज़ें क्लिक कर सकती हैं, वो उस सिनेरियो में जा रहा हूँ मैं, कि या तो भई मेरे को ये वैल्यूज़ दिखेंगी, तो मैं इनका फ्रैक्शन बना के एक ऐसी वैल्यू अज़्यूम कर सकता हूँ। 100 तो बिल्कुल नहीं मानूँगा, क्योंकि वो मेरे को फ्रैक्शन में ले जाएगा। तो ऐसी वैल्यू अज़्यूम कर सकता हूँ जो मेरे को आसानी से सॉल्यूशन दे देगी। या फिर मैं ऐसा अटेम्प्ट कर सकता हूँ कि भई सारे ऑप्शंस अलग-अलग हैं, तो मैं एक मतलब बहुत दूर-दूर हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि एप्रोक्सिमेट कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो दोनों में से जो बेटर लगेगा वो कर लेंगे। देखिए आप, पहले अपन क्या कर रहे हैं, ऑप्शन वाला अप्रोक्सिमेशंस लगा रहे हैं मतलब। तो मैंने क्या किया, इफेक्टिव रेट निकालनी पड़ेगी, भई डिस्काउंट यहाँ भी दे रहा है, हर जगह 2-2 के दे रहा है, तो इफेक्टिव वाला फ़ॉर्मूला तो अपन को पता ही है। A प्लस B प्लस AB बटे 100 होता है। और ये कहाँ लगाते हैं अपन फ़ॉर्मूला? ये जैसे अपन कंपाउंड इंटरेस्ट में भी लगाते हैं इफेक्टिव रेट निकालने के लिए, प्रॉफिट लॉस में भी लगाते हैं, डिस्काउंट में भी लगाते हैं, लॉस और गेन में भी लगाते हैं। जैसे भी चीज़ होती है पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब वो साइन उस हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। अब भाई डिस्काउंट है, तो फ़ॉर्मूले में बस यहाँ माइनस आ जाएगा, बाकी प्लस रहेगा, ये बेसिक नॉलेज है। और 15 का निकालना आसान है। देखो, एक बात और बता देता हूँ कि भई मेरे को इतना टाइम लग रहा है क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करके चल रहा हूँ। ओवरव्यू भी दे रहा हूँ, मेथड भी बता रहा हूँ, 2 चीज़ें भी लेके चल रहा हूँ। तो ये दिमाग में मत लेके बैठना कभी मेरा वीडियो देखते टाइम कि भई 10 से 20 मिनट में वीडियो जाएगा और अपन देखते टिक कर रहे होंगे, ये नहीं होगा। आप यहाँ से चीज़ें सीख के जाओगे, तो उतना टाइम लेके आएगा। ठीक है भई? बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, तो वो बोलते हैं कि जल्दी करवा दो, ऐसा नहीं है। ठीक है? टाइम लेके आओ, चीज़ें सीख के जाओ। अब मैंने क्या किया, 15% का मैंने इफेक्टिव लगाया। तो 15 और 15 के ऊपर भई अब देखो, मैं डिटेल से समझा रहा हूँ, पर आप एग्ज़ाम में क्या करोगे, 15 और 15 30, और 30 अब माइनस 15 और 15 का स्क्वायर 225 होता है, 2 के बाद में पॉइंट लगाऊँगा तो 2.25, एक झटके में आप ये चीज़ लिख दोगे। और यहाँ क्या आ जाएगा, 27.75 आ जाएगा। अब इसका मैं इफेक्टिव निकालूँगा 10 के साथ में। तो यहाँ 10 लिखा मैंने, अब दोनों को जोड़ा तो 37.75 आया। और घटाएँगे क्या? अब देखो ये 10 है, 1 पॉइंट को उधर खिसका देगा, कॉमन सेंस है। क्योंकि नीचे 100 भी तो आएगा ना, इसलिए। तो क्या आ जाएगा, 2.775। मैं तो अप्रोक्सिमेशन पे काम कर रहा हूँ। तो मैं 37.75, इसको भी 75 ही मान लेता हूँ, 37 में से 2 घटाया, 35 आ गया। ठीक है, इसको रखा मैंने। अब चलो ये एरिया अपन डिवाइड कर लेते हैं सेकंड वाले मेथड के लिए, इधर-इधर अपन फर्स्ट करेंगे। यहाँ मेथड 2 लिख ही देता हूँ मैं, वरना मतलब ऐसी आदत है, मैं पूरा पेपर फिर कवर कर लूँगा पेज। ठीक है? तो अब इसने क्या बोला कि भई अब ये देखो 30% का प्रॉफिट कमा रहा है सीपी के ऊपर, मैंने अप्रोक्सिमेट 30 मान लिया। तो पहले इसकी फ्रैक्शन बना लेते हैं, 35% की फ्रैक्शन बनेगी 7/20, यानी कि 20 की जो चीज़ है वो 7 कम डिस्काउंट दे रहा है ना, यानी 13 में दे रहा है। मतलब ये मार्क प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। अब ये 30 वाला देखते हैं, 30% का फ़ायदा कमा रहा है सीपी पे, यानी कि 100 की चीज़ है वो 130 में दे रहा है, या फिर 10 की चीज़ 13 में दे रहा है। और यहाँ भी देखो मेरे एसपी 13 था, मतलब सीपी अपना 10 आ जाएगा।
चलो एक डेटा तो ये मिल गया। अब आगे चलते हैं, इसने क्या बोला परसेंटेज प्रॉफिट बताना है अगर वो अर्न करता इफ ही हैड गिवन डिस्काउंट ऑफ 10 और 15। 10 और 15 का इफेक्टिव निकालो। तो क्या आएगा 10 प्लस 15 25 माइनस 150 और बटे 100 करेंगे तो 1.5 घटाएँगे तो 23.5 आ रहा है। तो अब देखो भाई 23.5 आ गया, अब इसको 100 में से घटाएँगे अपन तो ये कितना आ जाएगा 76.5 आ जाएगा। हाँ, ठीक है। तो अब 76.5 को एक बार जैसे अपन रेशियो में लिख लेते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो 6 दूनी 12 और 1 13, 1 केरी लगी, 7 दूनी 14 और 1 15, 153 बटे 2 ये मतलब 20 को इग्नोर कर दो। आप तो बस ये देख लो कि भई यहाँ पे सीपी मेरा 10 था मतलब 100 मान लो। यहाँ पे 153 मतलब देखो 53% मेरे को मेरा आंसर मिल गया कि वो इतना उसको फ़ायदा मिल जाता, प्रॉफिट ही मेरे को पूछा है। अब ये मेथड तो था कि मतलब मैं जैसे एप्रोक्सिमेशन लगा के कर रहा था, ईज़िली हो जाएगा, कोई टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। लेकिन भई किसी-किसी को क्या है कि ये चीज़ें नहीं दिखती हैं कि ऑप्शन दूर-दूर है, मैं इस मेथड से चले जाऊँ। वो क्या कर सकता है? बेस्ट है कि आप एक ऐसी वैल्यू अज़्यूम करो जिससे ये सब कुछ कट रहा हो। अब ये कैसे क्लिक करेगा? मैं इनका रेशियो देखूँगा। भई ये 1/10 होता है, ये 3/20 होता है, इसमें भी 3/20 आता है। 20-20 आ रहा है मतलब मैं 4000 या 8000 ऐसे कुछ वैल्यू ले सकता हूँ। तो मैंने माना कि कोई एक चीज़ है वो ₹4000 की है। अब इस ₹4000 की चीज़ के ऊपर उसने 3 डिस्काउंट दिए हैं। 10% का डिस्काउंट दिया है मतलब चीज़ 90/100 में मिल रही है। 15 का दिया है मतलब 85/100 में मिल रही है, फिर 85/100 में मिल रही है, 2 बार दिया है क्योंकि। भाई जगह की कंजेशन पड़ेगी, एडजस्ट कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो 3 और 1 4 ज़ीरो से 4 ज़ीरो कट गए। अब मैं 5 से इसको काट रहा हूँ 17 बार, 5 से इसको भी काट रहा हूँ 17 बार, मतलब ऊपर मैंने 25 से काट दिया है। ये 25 से काटेंगे 4 बार, क्यों? क्योंकि मेरे को दिख रहा था 4 से 4 कट रहा है। अब 17 इंटू 17 289 होता है और इसको 9 से गुणा करेंगे तो ये देखो 2600 और वो 01 2601 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? देखो 30.05% का फ़ायदा कमा रहा है। चलो ये वाली जगह पे अपन कंज़्यूम कर लेंगे। तो 30.05 की फ्रैक्शन मतलब 30 और 1/20 ये भी देखो क्या बनेगा? चलो एक बार 100 को इग्नोर करो। 601/20 आएगा। लेकिन ये एक्चुअली में फ़ायदा कमाया तो 130 आना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, ये भी 2601/20 और 2 ज़ीरो हटाएँगे तो वो परसेंटेज हटाएँगे तो मतलब 2000 आ जाएगा। यानी कि ₹2601 की कोई चीज़ थी, वो उस पे इतना अपन ने क्या किया है प्रॉफ़िट कमाया है, लेकिन ये सीपी पे कमाया है। मैंने आपको क्या बताया है कि जब भी कोई चीज़ आप प्रॉफ़िट या लॉस करते हो सीपी पे तो आप इसको उल्टा कर दिया करो, जस्ट मतलब रेसिप्रोकल कर दिया करो। यानी 2000 बटे 2601 कर दिया करो। ये देखो दोनों कट गए, यानी चीज़ जो है वो मेरी 2000 की पड़ गई। अब एक बार आगे वाला डेटा देखते हैं कि कितना फ़ायदा होता अगर वो इसे 10 और 15% के डिस्काउंट पे बेचता। 10 और 15% का मतलब क्या है कि 4000 वाली चीज़ को 10% का डिस्काउंट मतलब 90/100, 15% का डिस्काउंट मतलब 85/100 में। भाई देखना थोड़ी-सी चीज़ें कंजेस्टेड हैं लेकिन मज़ा आ रहा होगा। ये 3 और एक 4 ज़ीरो से 4 ज़ीरो कट गए। 9 गुणा 4 36 होता है, 36 गुणा 85 करना है। तो 36 गुणा 5 तो होता है 180 का ज़ीरो 18 कैरी लग गए और 36 गुणा 8 करेंगे अपन तो ये कितना आ जाएगा? 288 आ जाएगा और उस 288 में अब 18 कैरी जुड़ जाएँगे। तो 288 में 8 जोड़े अपन ने तो 296 और 10 जोड़े तो 306 यानी 3060। तो देखो 2000 की चीज़ थी 3060 में बेच रहा है मतलब 1060 का फ़ायदा हो रहा है। कितने पे हो रहा है? 2000 पे हो रहा है और परसेंटेज के लिए 100। इन तीनों ज़ीरो से 3 ज़ीरो कट गए, 106 को 2 से भाग लगाएँगे 53% आंसर आएगा ही आएगा। दोनों में से जो बेटर मेथड लगे वो कर लेना। इससे ज़्यादा शॉर्टकट मेरे को नहीं लगता कि इसका कुछ मिल पाएगा। ये तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन ये क्वेश्चन कब करना है? जब लास्ट में टाइम बचे जब करना है, वरना तो इसको छोड़ ही देना। दिख रहा है अपन को कि कैसी हालत है इस क्वेश्चन की। अब ये देखो, ये ऐसे है कि मतलब आप बिना पेन चलाए बिना टिक कर सकते हो, तो इनको करो ना पहले अटेम्प्ट। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला के देख लो, हर एक क्वेश्चन ऐसा ही है। जो लगे मुश्किल उसको छोड़ के निकलो भाई, ठीक है? और एक बात और बता देता हूँ, भई जो नए वाले टॉपिक्स जो अभी आ रहे हैं ना, उनको भी मतलब अटेम्प्ट उसी हिसाब से करना कि अगर आपको अच्छे से उन्होंने पढ़ लिया है तो ही, वरना फिर वो आपको परेशान कर सकते हैं। अब ये देखो, भई अपन को पता है कि साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर दोनों हैं और दोनों देखो 90 बना रहे हैं मिलके, तो ये 1 बन जाएगा। कैसे बनेगा? अब ये चीज़ें बैकग्राउंड में चलनी चाहिए। बैकग्राउंड में कैसे है कि भई मेरे को पता है मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 90 माइनस 32.63 ये देखो दिख रहा है मेरे को साफ-साफ कि 57.37 इसमें से मैं घटाऊँगा तो 32.63 आ जाएगा और साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। यानी ये कोस स्क्वायर ऐसा बनेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। यानी ये दोनों चीज़ों ने मेरे को 1 दे दिया। अब इन दोनों में भी ऐसा कुछ पक्का बनेगा। अरे ये और ये देखो क्या बना रहे हैं? फिर 90 बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? मैं बताता हूँ। ये चीज़ें भई दिमाग में चलाओ अब इनको मतलब अब तो एकदम ऐसे प्राइम टाइम चल रहा है तो चलनी चाहिए। कैसे होगा?
देखो tan स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो बदल के जब लिखोगे, तो इसे मतलब एक्चुअली में अपन ये लिखेंगे tan स्क्वायर 90 माइनस ये 65.43 ये बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ कोट स्क्वायर 65.43 यहाँ कोट स्क्वायर 65.43 तो कोट स्क्वायर 65.43 कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर थीटा -1 वो क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, यानी आ जाएगा tan स्क्वायर 65.43 और ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये भी कट जाएँगे। 1 और 1 2 मेरा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो भाई चीज़ें इसी तरीके से समझते हुए चलना है, मज़ा आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक कोन है जो रेडियस r का है उसको मेल्ट एंड रिकास्ट बहुत बार बताया है, मेल्ट एंड रिकास्ट करे, पिघला के, तोड़ के, मरोड़ के कुछ बनाए, वॉल्यूम बराबर करनी है। कोन की वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई r स्क्वायर और h आएगा। r मैंने देख ली बड़ा R है, तो मैंने r का स्क्वायर कर दिया। h क्या है? एक बार क्वेश्चन में जल्दी से नज़र घुमा लो, h देखो हाइट दिख रही है, ये भी r ही है, मतलब इंटू r ही कर दो। अब ये बराबर किसके होगी? जिस भी चीज़ में तोड़ा है उसमें, बनाया है उसमें। तो इसने क्या बोला कि 2 हेमिस्फीयर और 1 स्फीयर में बनाया है। भई या तो 2 हेमिस्फीयर और 1 स्फीयर लिख लो या फिर आप ऐसा भी तो कर सकते हो कि 2 हेमिस्फीयर को 1 स्फीयर मान सकते हो। जो बेटर लगे वो कर लो। दोनों से करके बता देता हूँ चलो। यहाँ 2 हेमिस्फीयर लिख रहा हूँ। 2 हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है? 1 हेमिस्फीयर की वॉल्यूम होती है 2/3 पाई r क्यूब और इसमें 2 से गुणा कर दिया क्योंकि 2 की लेनी थी। और अब मेरे को एक स्फीयर की वॉल्यूम भी लेनी है, वो होती है 4/3 पाई r क्यूब। इनको आप देखो जोड़ोगे तो ये क्या बनेगा 4/3 प्लस 4/3 यानी 8/3 पाई क्यूब बन रहा है। अब अगर मैं क्या एक साथ लेता तो ऐसा आता आंसर? अरे बिल्कुल आएगा। ये देखो 1 हेमिस्फीयर मतलब 1 स्फीयर, ये 1 स्फीयर यानी 2 स्फीयर आ गए। अरे भई 1 स्क्वायर की होती है 4/3 पाई r क्यूब और 2 लेंगे तो 2 गुणा 4 8/3 बिल्कुल आएगा, सेम आएगा। जो दोनों में से लेना था वो ले लो, इन दोनों को इक्वेट कर लो भाई। ठीक है, इक्वेट कर लेते हैं तो क्या होगा? देखो चलो मैं यहीं लिख देता हूँ 1/3 पाई और ये भी r का क्यूब बन जाएगा। पाई/3 से पाई/3 कट गया। यहाँ 8 बच रहा है। अरे! आंसर ही दिख गया भई देखो r का क्यूब बराबर 8 इंटू छोटू r का क्यूब। क्यूब रूट ले लो। बड़ा R बराबर 8 का क्यूब रूट 2 होता है, यहाँ r अब देखो बड़ा R बराबर R बटे 2 है, ये नहीं होगा। 3 वाला तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। ये पक्का हो जाएगा क्योंकि छोटा R बराबर R बटे 2 ये आ रहा है मेरा आंसर सही हो गया एकदम से। बड़ा ईज़ी था, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन का भी 2 मेथड बताता हूँ, फर्स्ट और सेकंड। देखो ध्यान से देखिएगा। भई एक तो ये है कि अल्फा और बीटा जो हैं, वो रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो एक ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है। बहुत आसान मेथड होता है। सबसे पहला तो जैसे देखते ही अपन को ये हिट करेगा कि भई इस इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं, उनका अगर मैं सम लिखता हूँ, मतलब अल्फा प्लस बीटा लिखता हूँ, तो वो माइनस बी अपॉन ए होता है और अगर अल्फा इंटू बीटा लिखता हूँ, तो वो सी बाय ए होता है। तो देखो, अब मैं भई अल्फा प्लस बीटा लिख रहा हूँ, तो मेरे को क्या आएगा माइनस अब बी लिखना है, बी की वैल्यू -3 है। अरे तो +3 बन जाएगा माइनस-माइनस ठीक है, बट ए आएगा, ए की वैल्यू तो देखो 1 दिख रही है, लिखने की नीड नहीं है। अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए होता है, सी 2 है, ए तो 1 है, लिखने की नीड ही नहीं है। अब ये दोनों इसमें कैसे काम आ सकते हैं? इसको अब बदलना पड़ेगा, इसमें दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। दूसरे वाले मेथड में दिमाग नहीं लगाना है बिल्कुल भी। तो जो आप प्रेफ़र करो वो आपकी मर्ज़ी है। भई इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं एलसीएम ले लूँगा, अल्फा बीटा का होल क्यूब बना दिया मैंने। अब इससे फ़ायदा क्या मिला? मेरे को इधर मिलेगा बीटा का क्यूब प्लस अल्फा का क्यूब, मैं सुंदर बनाने के लिए पहले ऐसे लिख दे रहा हूँ। अब इसका फ़ॉर्मूला पता है मेरे को, क्या पता है? ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस में 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा और बटे अल्फा बीटा का होल क्यूब आ जाएगा। अब देखो इसमें मैं सारी वैल्यूज़ इज़िली रख सकता हूँ और आंसर भी निकाल सकते हैं। निकालूँ क्या? चलो निकाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3, 3 का क्यूब किया 27 आया, माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा मतलब 2 अल्फा प्लस बीटा यानी 3 सारी वैल्यूज़ रख रहा हूँ बस मैं यहाँ से देख-देख के। अल्फा बीटा की वैल्यू 2, 2 का क्यूब करेंगे 8। अब ये देखो 3 तिया 9, 9 दूनी 18 तो 27 में से 18 जाएगा 9/8 आंसर आएगा, आंसर तो मिल गया। अब देखना दूसरा मेथड और ईज़ी है। क्या करना है? इस इक्वेशन के रूट निकाल लो। अब रूट कैसे निकालोगे? या तो क्वाड्रेटिक फ़ॉर्मूला में रखो या इसको ब्रेक कर लो। मैं ब्रेक कर लेता हूँ, मेरे को ब्रेक करना आसान दिख रहा है क्योंकि। ब्रेक कर लिया मैंने। देखो यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 2 आ गया। यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लेंगे x माइनस 2 बराबर 0। फिर देखो x माइनस 2 कॉमन लिया, x माइनस 1 बराबर 0 यानी रूट्स आ गए 2,1 मतलब दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो 2,1 रूट आ जाएँगे। अब इनका फ़ायदा क्या हो गया कि भई मेरे को एक रूट 2 मिला है, एक रूट 1 मिला है, यही तो रूट मेरे को यहाँ रखने हैं। मैं दोनों को रख के वैल्यू निकाल लूँगा। तो 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? अरे 9/8 बिल्कुल आएगा आंसर। तो जो आपको प्रेफ़रेबल लगे वो कर लेना। अब किसी के तो हिट रूट निकालना कर जाएगा, कोई इसको ब्रेक कर लेगा। जो बेटर लगे वो करिए। 5वें नंबर पे आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या दे रखा है रे? ये दे रखा है 3 टाइम्स ए इंटू बी इंटू सी और ये कब होता है? जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है। तो ये 0 वही पुट कर देंगे अपन। तो देखो क्या आ जाएगा, यहीं जोड़ लो, बार-बार मत लिखो चीज़ों को। अब ये भी नहीं लिखना आपको, आपको बस डायरेक्टली दिखेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। आप जोड़ोगे 2x 3 5x और 5 10x बन जाएगा। -3 -2 -5 बन गया, प्लस 1 यानी -4 बन गया, बराबर 0 करना है। यहाँ से आएगा 10x बराबर 4, x बराबर 2/5। इसने मेरे से क्या पूछा था? x। मैं टिक कर दूँगा 2/5। पेन भी चलाने की नीड नहीं है अगर आप ध्यान से चीज़ों को पढ़ रहे हो और कर रहे हो तो। डायरेक्टली एक-एक वर्ड, एक-एक लाइन लिख के आंसर भी निकाल सकते हैं अपन। ठीक है भई, अगले पे आओ। कितना ईज़ी क्वेश्चन है। अब देखो, अब मैं इसको समझा रहा हूँ और फिर चलो अब मैं आपको एग्ज़ैक्टली कैसे करना है एग्ज़ाम में वो भी करके बताऊँगा। पहले ध्यान से समझो। भई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अच्छा, मैं डायरेक्टली वो वाले मेथड्स भी बता सकता हूँ कि आप आए, क्लिक किया और आंसर निकल गए। लेकिन उनसे सीखने को कुछ नहीं मिलता है, इसीलिए मैं इतना डिटेल कराता हूँ। ठीक है भई? तो ध्यान दीजिएगा उस चीज़ पे। देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आइडेंटिटी होती है बहुत हेल्पफुल। क्या होती है? a माइनस b इंटू a प्लस b। तो मैंने देखो इसको ब्रेक करके लिखा तो ये आएगा 80 माइनस 79 और इंटू में 80 प्लस 79। हर बार ऐसा क्वेश्चन दिखता है यही करना है। अब देखो इन दोनों में फिर आइडेंटिटी लग जाएगी तो 78 माइनस 77 और 78 प्लस 77 ऐसे करके चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। यहाँ पे आएगा तो 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1। अब हर बार क्या हुआ मेरे को एक फ़ायदा दिखा। देखो ये 1, ये 1, ये 1 हर बार 1 बन रहा है यानी सिर्फ़ 80 प्लस 79 बचा। फिर अगले वाले में क्या बचा? अरे 78 प्लस 77 बचा। देखो एक कम होता हुआ दिख रहा है। दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ऐसे करते, 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 करते यहाँ पे देखो 2 प्लस 1। अब इसको उल्टा देखो, सम ऑफ n टर्म्स ही तो पूछा है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2 होता है। 80 टर्म्स है, 80/2 इंटू 80 प्लस 1 आ जाएगा। भैया तो 40 बन गया। 40 इंटू 81 करना है। तो 0, 4 और 3240 आंसर आ जाएगा। 3240 सही हो जाएगा। बहुत आसान था, कोई इश्यू नहीं है। 7 नंबर पे आते हैं। ये भी बहुत ईज़ी है। फ़ॉर्मूले अगर ध्यान में है तो सब ईज़ी लगता है। भई देखो ये इसकी फ़ॉर्म में लिख सकते हैं अपन। क्या होता है फ़ॉर्मूला? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फ़ॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एबी। भई ये ध्यान रख लेना, जब यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस आता है और माइनस वाले में प्लस आ जाता है, बेसिक है। ठीक है, तो मैं इसको बदल के लिख रहा हूँ। तो क्या आएगा? 15 प्लस 3 इंटू में 15 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 3 बन जाएगा 45 और बटे क्या लिखा है? भई बटे लिखा है 15 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 के, ये बराबर था 18 के। अच्छा, मैंने इसके अंदर मैं आपको जो बताने वाला था वो तो बताया ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। आसान सी चीज़ है भई, मैं मतलब यही बताता कि ये जब देखते ही मेरे को पता चल गया कि 80 माइनस 79 करेंगे वो तो 1 बचेगा तो उसको मैं डायरेक्टली हटा दूँगा। मैं देखूँगा 80 से लेके 1 तक बस मेरे को जोड़ना है, तो मैं एक स्टेप में डायरेक्टली यही लिखता n प्लस n प्लस 1/2 और ये फ़ॉर्मूला लगा के डायरेक्ट आंसर आ जाता। मतलब ये सारी भसड़ नहीं करनी पड़ती अपन को। ठीक है? ऐसी चीज़ें दिमाग में प्रैक्टिस से अपने आप चलने लग जाती हैं। अब ये देखो क्या दिख रहा है भई, 18 से 18 कट गया, ये उधर जाएगा। तो अब उधर भेज के लिखो मत, टाइम वेस्ट मत करो। भई देखो 15 का स्क्वायर कंपेयर बराबर चल रहा है, ये बराबर चल रहा है। मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी 3k बराबर -45 यानी k बराबर -15 आ जाएगा डायरेक्टली आंसर। क्लिक हो गया, बहुत ईज़ी है चीज़ें। ठीक है भई, 8 नंबर पे आते हैं। थोड़ा-सा कैलकुलेटिव इक्वेशन पर आसान है। राम ने एक फ्लैट परचेज़ किया है 1 लाख रुपए का। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 लाख। और प्रेम ने एक लैंड परचेज़ किया है 1.1 लाख का। कौन-सा ज़्यादा समझदार लग रहा है? ये ज़्यादा लग रहा है मेरे को तो देखने में। बाकी प्राइसेज़ के हिसाब से तो पता नहीं, जो भी है ठीक है। बाकी ऐसा है कि लैंड की परचेज़ मतलब ज़्यादा बेटर मानी जाती है। कोई नहीं, अपन देखते हैं क्वेश्चन पे। रिस्पेक्टिव एनुअल रेट्स व्हिच द प्राइस ऑफ द फ्लैट एंड प्लॉट इंक्रीज़। अच्छा ठीक है, फ्लैट की तो 10% बढ़ी है और इसकी 5% बढ़ी है। अब आगे चलो एक बार। आफ्टर 2 इयर्स दे एक्सचेंज देयर प्रॉपर्टी एंड वन पेड द अदर द डिफरेंस। अच्छा, बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। देखो मैं बताता हूँ। भाई 2 साल के बाद में बात कर रहे हैं, मतलब रेट के ऊपर रेट पड़ेगा। पहली बात तो ये क्लियर हो गया, मतलब सीआई लगेगा। तो देखो कई क्वेश्चन्स में दिया हुआ भी नहीं होता है तो अपन को दिमाग से सोचना पड़ता है। भाई मैंने सोचा सीआई लग गया। सीआई है 2 साल का, मतलब इफेक्टिव वाला फ़ॉर्मूला लगेगा। अभी-अभी देख के आए थे, ये फ़ॉर्मूला लगेगा। 10 और 5 के ऊपर लगाना है। तो भाई 10 की तो अब हज़ार बार बताया हुआ है। 2 की, 3 की, 5 की और 10 की। और पॉसिबल हो तो 15-20 की भी इफेक्टिव रेट याद रखो 2 और 3 सालों के लिए, बहुत काम आती है। अब भाई 10% की मेरे को डायरेक्टली पता है 21 होती है। अब कोई फ़ॉर्मूले में रखेगा 10 प्लस 10 प्लस 100/100 यानी 1 तो 20 और 1 21 आएगा। जल्दी कर सकते हैं अगर ध्यान ध्यान में है तो। अब 1 लाख पे 21% का ब्याज मिलेगा, मतलब 21,000 रुपए ब्याज मिलेगा। यानी 1,21,000 रुपए हो गए पहले वाले बंदे के। इसके देखो
भई 1.1 लाख है मतलब 1,10,000 रुपए हैं। अब 5% की रेट क्या होती है? 10.25 होती है। मैंने फ़ॉर्मूले में रखा है, आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो 10.25 और बटे क्या आ जाएगा 100 भाई 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो, इन 2 पॉइंटों से 2 ज़ीरो और कट गए। 11 को गुणा करना है 1025 से। बहुत बार बताया हुआ है 11 से गुणा करने का डायरेक्ट मेथड। इनको क्या लिखो 1 इधर लिखा, 5 इधर लिखा, अब इनको जोड़ते जाओ। 5 और 2 7, 2 और 0 2, 0 और 1 1। लेकिन ये तो रेट आई है मतलब सॉरी इंटरेस्ट आया है, इसको 1,10,000 में जोड़ेंगे भी तो सही। तो ये बन जाएगा 12,275 गलत लिख दिया क्या मैंने? अरे 1 लाख में जोड़ना था तो 1 अरे यार क्या कर रहे हैं? 1 लाख में 1 के आगे यहाँ 2 आएगा फिर 1275 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो इसके 1,21,275 बने हैं, इसके 1,21,000 बने हैं। थोड़ा-सा इसका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट था इसलिए फ़ायदे में रह गया। पर इसने क्या बोला कि दोनों ने प्रॉपर्टी एक्सचेंज करी तो डिफरेंस कितना है? अरे भई साफ-साफ दिख रहा है 275 का अंतर है दोनों में। क्लिक कर दिया आंसर आ गया 275 किसी ऑप्शन में है क्या? नहीं है। बस यही करना है। आगे आ जाते हैं। शानदार क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए तो एक स्लाइड और काम में लेंगे अपन, इसको बहुत अच्छे से बताऊँगा मैं। चलो एक स्लाइड और ऐड कर लेते हैं अपन अ, या फिर पहले मैं एक मेथड बता देता हूँ, फिर देखते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसमें देखो, चलो एक बार आप है ना 1 सेकंड के लिए सिर्फ़ इस क्वेश्चन को सोचो, मैं पानी पीता हूँ और थोड़ा-सा दिमाग लगाने की कोशिश करो कि आपने क्या किया या फिर अब जैसे पेपर के टाइम पे अलग प्रेशर रहता है। अब एक बार अटेम्प्ट करके तो देखो कि मतलब आप क्या करोगे इसमें या फिर कैसे आंसर निकालोगे, ठीक है? फिर मैं बताता हूँ, 2 मेथड बताऊँगा, जो बेटर लगे वो कर लेना, ठीक है? करें चालू? भई मैं ये बता रहा था, ध्यान दीजिएगा। पहले अ, थोड़ा-सा बेसिक देख लो, फिर अपन देख लेंगे अच्छा मेथड। भई एक कंपनी है, उसमें कुछ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ हैं। एक एम्प्लॉयी जिसका 66 केजी वेट है, अगर ऐड होता है, तो एवरेज वेट 1 से इंक्रीज़ हो जाता है। एकदम बेसिक करवा रहा हूँ, मतलब इससे ज़्यादा बेसिक कुछ नहीं होगा इस क्वेश्चन का। फिर एकदम से डायरेक्ट ट्रिक पे चले जाएँगे और एलिगेशन मेथड लगाएँगे, बहुत ईज़िली आंसर आएगा, देखिएगा। भई एक जैसे मान लो ऐसे मान लेते हैं कि एवरेज वेट इनका क्या था, एक्स मान लिया मैंने कुछ भी मान लो और जो टोटल बंदे हैं, मतलब पर्सन्स हैं, उनको बोल दो ए बोल दो, कुछ भी बोल दो, वाई बोल दो, आपकी मर्ज़ी है। एक एम्प्लॉयी का वेट जिसका 66 केजी है, वो अगर ऐड होता है तो एवरेज वेट 1 से इंक्रीज़ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया कि एवरेज वेट उसने बोला कि 1 से इंक्रीज़ हो गया। पहले टोटल निकाल लेते हैं, चलो पहले टोटल निकाल लेते हैं। बेसिक में क्या है कि थोड़ा-सा ज़ोर आता है करने में, ठीक है? और सब कतराते भी हैं बेसिक करने से, कोई नहीं करना चाहता, टाइम वेस्टेज करेगा। लेकिन फिर भी एक बार नॉलेज होनी चाहिए, इस बेसिक से ही अपन स्मार्ट ट्रिक बनाएँगे। तो भई पहले इनका एवरेज एक्स था, बंदे ए थे, तो टोटल वेट इनका ए एक्स आ गया, है ना? ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इस टोटल वेट में अगर एक 66 केजी का बंदा आ जाता है, तो क्या होता है कि एवरेज वज़न 1 से बढ़ जाता है। मतलब एवरेज 1 से इंक्रीज़ हो गया और बंदा भी तो 1 से इंक्रीज़ हो गए ना, टोटल बंदे पहले ए थे, अब 1 से बढ़ गए। ये बराबर हो गई दोनों इक्वेशंस, ठीक है। अब मैं थोड़ी-सी जगह छोड़ के एक इक्वेशन और बनाता हूँ कि एक और बंदा आ जाता है 62.4 केजी का, यानी एक्स प्लस 66 तो था ही, एक 62.4 केजी का और आ गया। अब क्या हुआ कि एवरेज वेट तो 1.2 से इंक्रीज़ हो गया, मतलब एक्स से 1.2 बढ़ गया और बंदे अब भई ऑब्वियसली पहले एक बंदा बढ़ा था, अब एक और बढ़ गया, यानी ए प्लस 2 बंदे हो गए। अब इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करके एलिमिनेशन मतलब काटेंगे, ईज़िली ए और एक्स की वैल्यू आ जाएँगी, कहीं कोई इश्यू नहीं है। अगला मेथड बताऊँगा उसमें ये इक्वेशन नहीं बनानी पड़ेंगे, डायरेक्टली कर पाओगे। मैं बताता हूँ कैसे, ध्यान दीजिएगा। भई यहाँ से देखो गुणा करेंगे तो एक्स बनेगा, प्लस एक्स बनेगा, प्लस ए बनेगा, प्लस 1 बनेगा। ये गुणा करके लिखने की नीड नहीं होनी चाहिए, डायरेक्टली कर लेना। ये कट जाएँगे। एक्स प्लस ए बराबर 66 माइनस 1 65 आ गया। यहाँ से भी देखो अभी एक्स एक्स काट दिया मैंने, ये 2x बनेगा, ये 1.2 ए बनेगा और ये 2.4 बनेगा और ये दोनों जुड़ के बन जाएँगे 128.4 बराबर। अब देखो ये आ जाएगा 2x प्लस 1.2 ए और बराबर में 2.4 इसमें से जाएगा तो 126 बच जाएगा। भई इस इक्वेशन को 2 से गुणा करके नीचे लिख रहा हूँ। तो 2x प्लस 2a और बराबर में 130 या फिर ऊपर ही कर लेते हैं चलो और ज़्यादा बेटर रहेगा, दिक्कत नहीं आएगी आपको। और अलग कलर से कर देता हूँ ताकि दिख जाएगा। ये 2 से और ये बन जाएगा 130। अब देखो इन दोनों को क्या है घटा देते हैं। ये घटेगा, ये आ जाएगा 0.8 ए, ये आ जाएगा 4 तो ए की वैल्यू यहाँ से 5 निकल के आ गई। लेकिन इसने मेरे से क्या पूछा था? ओरिजिनल एवरेज वेट कितना था? एवरेज वेट मतलब एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। ए 5 है किसी भी क्वेश्चन में यहाँ रख दो।
भई A5 रखा मैंने तो 65 में से 5 जाएगा, x की वैल्यू 60 आ गई, उसने मेरे से यही पूछा था, 60 आंसर आ गया, कहीं कोई इश्यू नहीं है। एक मेथड और बताता हूँ, बहुत शानदार है, मज़ा आ जाएगा देख के। मैं इसको एक बार अगली स्लाइड पे ऐड कर लेता हूँ, मात्र 1 सेकंड दीजिएगा। ठीक है, आ जाओ। भई मैंने क्या बताया कि दूसरा मेथड देखिएगा, बड़ा शानदार मेथड है, इक्वेशन इसमें भी 2 बनानी पड़ेंगी, लेकिन इसमें क्या है कि अपन थोड़े से स्टेप्स खा जाएँगे, तो वो चीज़ आपको देखने में ठीक लगेगी और बेटर मेथड लगेगा। प्रीवियस ईयर का वैसे क्वेश्चन है, ये शायद 2020 में या फिर पता नहीं 21 में प्री में आया हुआ है, देख लेना आप जाके, बढ़िया क्वेश्चन है लेकिन। और अब वाले जो पैटर्न देख के लग रहा है कि मतलब फिर से रिपीट हो सकता है। तो देखो क्या बोल रहा है कि भई एवरेज वेट पहले ए मान लेते हैं और बंदे मान लेते हैं, या फिर ऐसे मान लो ए बंदे थे, उनका एवरेज वेट एक्स था, कोई दिक्कत नहीं है। भई एक बंदा बढ़ा, तो एवरेज जो है वो भी 1 से बढ़ा, लेकिन कब बढ़ा? जब 66 केजी का बंदा आया। अब पिछली बार तो अपन क्या कर रहे थे, स्टार्टिंग से कंपेयर कर रहे थे, तो मेरे को 2 बार जोड़ना पड़ रहा था। इस बार मैं इसी डेटा से अगला कंपेयर कर लूँगा। तो भई A+1 था, बंदे अब A+2 हो गए, एवरेज जो है वो यहाँ से अब 1.2 बढ़ गया। या फिर एक्चुअली में ऐसा बोल सकते हैं कि 0.2 का अंतर आ गया इन दोनों में, और ये कब आया? जब 62.4 किलो का बंदा आया। अब देखो मैं इक्वेशन बनाऊँगा और कितनी जल्दी इक्वेशन बनेगी, वो फ़ायदा है यहाँ से, कि भई मैंने क्या किया, मैंने देखा कि जो 66 किलो वाला बंदा वज़न वाला आया है, उसकी वज़ह से क्या इफ़ेक्ट डला कि भई पहले मेरा एवरेज जो था, वो एक्स तो था, लेकिन अब जो एक एवरेज बढ़ा है ना, वो इन A+1 बंदों में डिवाइड हो जाएगा। आया ना? ठीक है, अब बंदा 62.4 किलो का आया। पहले से वज़न मेरा x पॉइंट 1 था। भई पहले वाले के कंपेयर में होता ही है। तो x+1 तो था पहले से वज़न, अब 0.2 इंक्रीज़ हो गया और ये 0.2 अपन a+2 बंदों में डिवाइड कर देंगे। ये a+2 लिखा है, देख लेना। और ये कहाँ जा रहा है ये? यहाँ आ जा भई। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अपन दोनों को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर लेंगे। ये सब्ट्रैक्ट किया, ये सब्ट्रैक्ट किया, ये सब्ट्रैक्ट किया। x से x कट गया। यहाँ a+1 वाले 1 से ये 1 कट जाएगा। अब a से क्या घटेगा? 0.2 a घटेगा, तो 0.8 a बच जाएगा। 0.2 को 2 से गुणा करेंगे तो 0.4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 66 में से 62.4 जाएगा, तो क्या बचेगा? 3.4 बचेगा। 3.4 में ये जुड़ेगा, उधर जाके तो सॉरी 3.6 बचेगा ना, 3.6 में ये 0.4 जुड़ेगा आके, तो 4 बना देगा। तो 4 बराबर 0.8 ए आ गया, यहाँ से एग्ज़ैक्टली ए बराबर 5, पिछली बार वाली तरह की चीज़ें आ गई। अब ए 5 आप किसी भी क्वेश्चन में यहाँ रख दो, 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 66 में से बचेगा, एक्स बराबर अभी भी 60 के आना है, बात आंसर एक ही है। इस तरीके बदलने से आंसर तो कभी बदलते नहीं हैं। मेथड बेटर जो लगे वो फ़ॉलो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ये बेस्ट अप्रोच है, बेसिक से जाना तो प्रेफ़रेबल नहीं होता है। ठीक है, बाकी 10 नंबर पे आते हैं, बहुत टाइम लगा दिया है क्वेश्चनों पे आज। बाकी कोई नहीं, ठीक है, कवर कर लेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पोल दे रखा है फुट ऑफ 2 ट्रीज़ से, और दोनों ट्री अपोज़िट है। तो भई ये टावर बनाया, इधर एक ट्री है, इधर एक ट्री है, और किधर भी बना लो, इधर एंगल दे रखा है 45 डिग्री, इधर दे रखा है 60 डिग्री। दोनों ट्री के बीच में 150 मीटर की दूरी है। मैं इस 150 मीटर को देखता ही नहीं हूँ। मैं तो डायरेक्टली क्वेश्चन को सिम्प्लीफाई करता हूँ कि भई अगर ये दूरी ए है, तो ये दूरी भी ए हो जाएगी, क्योंकि 45 डिग्री का कोण है। और भई जो समझ नहीं पाता है ना, वो ट्रायंगलों में tan 45 लगा दिया करो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो भई दोनों बराबर हो जाएँगी, इसको x मानोगे तो भी ये a ही आ जानी है। अब देखो 2 तरीके हैं, या तो आप tan 60 लगा के इसको कंपेयर करके ये निकाल लो। तो भई मैं उस चीज़ पे नहीं जा रहा हूँ। अपन क्या करते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं कि अगर ये a होती है तो ये a/√3 आती है। अगर यहाँ 30 डिग्री होता तो ये √3 आ जाती, ये सबको पता है। ठीक है। अब इसने क्या दे रखा है, ये और ये बराबर 150, यानी a प्लस a बटे √3 करते हैं तो ये 150 दे रखी है। हाँ या ना? मैंने a को कॉमन निकाला और एलसीएम ले लिया, तो √3 + 1 अपॉन √3 बराबर 150। अब मेरे को तो a ही तो निकालनी है, हाइट ही तो निकालनी है। ठीक है, तो मैं सॉल्व करूँगा, 150 के 60 में √3 आ जाएगी। ऐसा तो कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, कोई नहीं, रैशनलाइज़ेशन करना पड़ेगा फिर। भई √3 + 1 है, रैशनलाइज़ेशन करेंगे तो √3 - 1 नीचे और √3 - 1 ऊपर। क्या होगा एक्चुअली में, ये 2 बनेगा, इसको 75 बना देगा, यानी 75 √3 और इंटू में √3 - 1 आंसर आ गया। बेहद ईज़ी है। 11 नंबर पे आओ। स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफ़िशिएंट ऑफ वेरिएशन दे रखा है, मीन पूछा है। डायरेक्ट फ़ॉर्मूला याद करवाया था स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते टाइम, इतना बढ़िया से याद भी करवाया था कि जो कोएफ़िशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है वो एसडीएम होता है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन और इनटू में 100। कोएफ़िशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना है भई? 51.2 है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 2.4 है। मीन निकालना है, इनटू कर देंगे 100 से।
एक पॉइंट से एक ज़ीरो उड़ा दो, आया ना? अब मीन निकालना है, मीन के लिए m इधर ले आओ, 24 240 कर दो, 51.2 कर दो। अब एप्रोक्सिमेट निकालना है या फिर पूरा निकालना है? इस पॉइंट को हटाएँगे ना, तो ये 2400 बन जाएगा। अब एग्ज़ैक्टली सोल्व भई पास-पास में है ऑप्शन तो करना ही पड़ेगा। तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ैक्ट तो आंसर नहीं देगा लेकिन ये मतलब इसमें डिजिटल्स हम तो नहीं लगा सकते, पूरे नहीं कट पाएँगे ये, ठीक है? तो ऐसा कर लेते हैं 8 से काट लेते हैं। भई ये 3 बार कटेगा और ये 8 का क्यूब होता है तो ये 64 बार कट जाएगा। अब देखो 300/64 है, नहीं कट पाएगा ना, उसमें 3 आ रहा है और इसमें 4 के ही मल्टीपल्स हैं सारे। तो अब कैसा करेंगे, आधा कर लो इनका 150/32 फिर 75/16 आएगा। तो ये एग्ज़ैक्टली बन जाएगा 16 चौके 64 और फिर आ जाएगा 64 के बाद में 6 और 5 11 यानी 110 यानी कि 6 बार जाएगा, 4.6 वाला ऑप्शन एक ही है, यही आंसर आ जाएगा। और बाकी ऐसे क्वेश्चंस में एग्ज़ैक्टली सॉल्व करने की नीड भी नहीं होती है, थोड़ा बहुत अप्रोक्सिमेशन करते हैं तो आंसर आ ही जाता है। बाकी अब देखो पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ा, 4.6 से आंसर मिल गया। आगे आओ, पिछले मॉक के अंदर आया था सेम क्वेश्चन, उस टाइम भी मैंने बोला था इस चीज़ को ढंग से पढ़ लेना, रिपीट एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन होगा, अभी भी फिर बोल रहा हूँ। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन मैंने बताई थी x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर होता है। जब स्फेयर की लिखनी होती है तो बस यहाँ पे z माइनस c ऐसे मान लो और आ जाएगा, बाकी h, k, l वो होते हैं, वो लफड़ा करने की नीड ही नहीं है। ये ध्यान रखोगे और इसमें भी वैल्यू नहीं रखनी है कभी भी। मैंने क्या बोला था, ऑप्शन एलिमिनेट करना है हर बार। भाई देखो, मैं क्या करूँगा x माइनस 1 का स्क्वायर करूँगा, अरे सब भूल जाओ। अब तो चलो एक करके बता देता हूँ, x माइनस 1 का होल स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x आएगा ना, उस माइनस 2x को देखो, देखो ये सब में सेम है। माइनस 2x यानी ये ऑप्शन कट गया, इसमें प्लस 2x है तो रोल ही नहीं बचा ना कोई। अब देखो, भई माइनस का 2 है, यहाँ रखेंगे प्लस का 2 बनेगा, तो 4y आ जाएगा प्लस का 4y इन 2 ऑप्शनों में है, तो इसको हटाओ ना, ठीक है। अब आओ c पे, भई z माइनस c यानी z माइनस 3 उसका स्क्वायर करेंगे, तो माइनस का 6 आएगा, माइनस का 6z इस ऑप्शन में है, तो इसको भी काट दो, ये आंसर है। गारंटीड आप इसमें ये सारे ऑप्शन रख के चेक कर लेना, ये आंसर नहीं मिले तो मेरे को बता ऐसा ही करना है आपको भी। बाकी ये जो 7 वाला स्क्वायर है, ये बाकी की चीज़ें हैं, वो एडजस्ट अपने आप हो जाती हैं, वेरिएबल्स का आपको कभी ध्यान रखने की नीड नहीं पड़ती है। आते हैं 13 नंबर पे, ये भी थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन था, इसको भी चाहो तो स्किप कर सकते हो, बाकी वैसे ईज़ी है, कोई मुश्किल नहीं है। अभी तक बाकी सारे ईज़ी थे एकदम। ज़ीनत और पारुल हैं, वो अकेले काम को इतने-इतने दिनों में कर सकते हैं। ज़ीनत कर रही है 48 दिनों में, एलसीएम लेना पड़ेगा, थोड़ा-सा बड़ा जाएगा इसमें मेरे को पता है। पारुल जो है वो 36 दिनों में कर रही है और पारुल और मुगध जो है पूरा मत लिखा करो, शॉर्टकट में लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। ये दोनों साढ़े 22 दिनों में कर रहे हैं, यानी 45/2 दिनों में कर रहे हैं। अब इनका एलसीएम लिखो, तो एलसीएम कैसे लिखेंगे? देखो इन दोनों में 8 दिख रहा है, चीज़ें देखने की कोशिश किया करो या फिर 12 भी दिख रहा है, 12 लिख दो, ठीक है। अब 12 के बाद में इसमें 4 बचेगा, इसमें 3 बचेगा, तो दोनों अलग-अलग ही हैं, आ जाएँगे। अब इसमें 45 में देखो 9 के लिए 3 और 3 तो आ गए, 5 बच रखा है, 5 और आ जाएगा। तो अब इसको गुणा भी मत करो, इसको ऐसा ही पड़ा रहने दो। गुणा करके टाइम वेस्ट किस लिए करना है? ठीक है। तो देखो 48 के लिए ये पूरा जाएगा, 15 इसका मतलब एलसीएम के बाद में डिवाइड करने के बाद में बचेगा, मतलब एफिशिएंसी आ रही है ये। 36 के लिए ये दोनों चले गए, 20 बच जाएगा। बाकी वैसे 720 आएगा इसका, तो वैसे भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, पर ऐसा देख लो। अब 45 के लिए देखो 9 मतलब इसमें से 3 निकालो, इसमें से 3 निकालो, 9 पंजे 45 तो यहाँ 4 चौके 16 बच गया, 16 दूनी 32 आ जाएगा। समझ रहे होंगे, आसान है चीज़ें। अभी बोल रहे हैं इन्होंने काम ₹9400 के लिए लिया। कोई दिक्कत नहीं है, ₹9400 का काम लिया है, तीनों ने मिला के लिया है ना, तो पारुल और मगध की 32 है और एक जे वाला बंदा बचा है, इसमें अब ये जोड़ दो, अलग-अलग किस लिए निकालनी है भई? तो 32 और 15 हो जाएगा 47 दिख रहा है डबल, मज़े आ गए देख के। क्या बोल रहा है? अंतर पूछ रहा है ज़ीनत का और मुगध का, ज़ीनत का और मुगध का। तो कोई बात नहीं, अब 20 पारुल की इसमें से देखो घटाएँगे, तो 12 मगध की बच जाएगी। मगध की 12 आ गई, इसकी 15 थी, इन दोनों का अंतर ही तो पूछ रहा है, अंतर 3 है इनका मतलब 3 की वैल्यू पूछ रहा है। ये 2 बार काटेगा, 2 तिये 6 बाकी मेरे को 0 वगैरह देखना ही नहीं है, एक ही ऑप्शन में है, टिक किया आंसर। 14 नंबर पे आते हैं, बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। एक तो तरीका ये है कि tan A प्लस B वाला फ़ॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। ये तो बेसिक है, करने की नीड ही नहीं है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, आप मतलब ऐसा करो वैल्यू पुट कर लो। B को 0 कर दो, A अपने आप 45 हो जाएगा, ठीक है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस 1 2 बन गया और B तो 0 रखा था, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इंटू 1 ठीक है, बराबर 2x 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू पूछी थी, 1 टिक कर दिया।
मैं कब नहीं कर पाता ये चीज़, जब ये चीज़ नीचे होती, क्योंकि मेरे को पता है 10b जब 0 नीचे आता, तो वो इन्फिनिटी बना देता है। बस आपको यही एश्योर करना होता है इन क्वेश्चन में कि इन्फिनिटी या फिर अनडिफाइंड तो नहीं बनाना। बाकी आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं 15 नंबर पे। 15 नंबर में क्या बोल रहे हैं? एक इलेक्शन हुआ 2 कैंडिडेट के बीच में, 80% वोटर ने कास्ट किए वोट, विनर को इतने मिले। टोटल नंबर ऑफ वोटर दे दिया, मतलब कोई डर वाली बात ही नहीं है। 178500 इतने टोटल वोटर्स हैं। उनमें से 80% ने ही कास्ट किया है अपना वोट। ये कास्टेड वोट्स हो गए। लूज़र के वोट पूछ रहा है, भई विनर को अगर 65% मिले हैं, तो लूज़र को 100 माइनस 65 यानी कि कितने मिले हैं? 35% वोट मिले हैं, इसका आंसर निकालना है। अब 2 तरीके हैं यहाँ से। एक तो बंदा है उसके हिट ही नहीं कर रहा कुछ, तो वो क्या करेगा, इनको काटने में लग जाएगा और आसानी से कट के आंसर भी आ जाएगा। एक बंदा थोड़ा-सा स्मार्ट वर्क करेगा, वो देखेगा 35 में 7 आ रहा है, मतलब मैं जो भी आंसर पक्का मिलेगा वो 7 का मल्टीपल मिलेगा। तो इतना भी नहीं करते, वो डायरेक्टली लूज़र पढ़ते, विनर के 65 थे, लूज़र के 35 होते, तो वो डायरेक्टली 7 से कटने वाला ऑप्शन ढूँढने लग जाता। पर कई बार किस्मत के ऐसे लगे हुए होते हैं कि 2 ऑप्शन मिल जाते हैं 7 वाले, तो फिर ये करना पड़ता है, पर किस्मत अच्छी हुई तो मिल जाएगा एक आंसर। ठीक है, अब देखो 7 से भाग करवा लो, 7 तिये 21, 7 दूनी 14 नहीं जा रहा। 7 तिये 21, 7 एकम 7 28 हाँ, जा रहा है। 7 तिये 21, 17 7 दूनी 14 3 36 नहीं जा रहा। 7 तिये 21 नहीं जा रहा। आंसर तो मेरे को मिल गया है। एक बार ये भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो 20 से काटा 4 बार, 20 से काटा 5 बार, ये 5 से काटा 7 बार। 7 चौका 28 बन गया। 28 को इससे मैं पूरा गुणा बिल्कुल नहीं करूँगा, देखिएगा। 1785 गुणा 28 करना है। 28 को 5 से करते हैं 140 आता है। मैंने 0 लिखा, 14 कैरी लग गई। 28 को 8 से करते हैं तो 224 आता है। थोड़े बहुत टेबलें ध्यान रखा करो भई। 224 में 14 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 238 बन जाएगा, यानी 8 आएगा लास्ट में। एक बार ऑप्शन देखो, चलो 2 में दिख रहा है 8, तो एक स्टेप और कैलकुलेट कर लो। पूरा कभी मत किया करो। ऐसा देखते जाया करो कि भई थोड़ा-थोड़ा करके कि आंसर मैच हो रहा है, नहीं हो रहा। टाइम सेव कर लोगे। बाकी आसान था पहले वाला मेथड भी, ये भी ईज़ी है। जो मैटर लगे वो कर लें। 16 नंबर पे आते हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड ए और बी के 5 रेशियो 6 में है। ठीक है भई, लिख दिया। ए और बी के 5-6 के रेशियो में है। सी और बी के 1 रेशियो 3 में है। मतलब कि इसको सही करके लिखोगे तो बी और सी का रेशियो दे रखा है 3 रेशियो 1। देखो यहाँ 6 है तो इसका डायरेक्टली डबल करके लिख दो। तो इसका डबल किया मैंने तो 6 और 2 बन गया। यहाँ 6 ऑलरेडी है, मतलब सी का 2 आ गया। और डी के मार्क्स जो हैं वो थ्राइस हैं एबीसी के मिला के। 6 और 2 8 और 5 13 का 3 गुना, यानी ये है 39, 13 का 3 गुना। तो अब ये बोल रहा है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड सी के निकालने हैं, अगर मार्क्स ऑब्टेन्ड डी के दे रखे हैं। वैल्यू बटा किसकी गुणा चाहिए जिसकी। वैल्यू दे रखी है मेरे को 1950, वो डी की वैल्यू है। डी की वैल्यू तो 39 है। इसने मेरे से पूछा है सी के मार्क्स, 2 की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू बटा किसकी गुणा चाहिए जिसकी। पक्का इसका 5 गुना आएगी। क्यों? क्योंकि 40 का 5 गुना 200 होता है। तो 1 कम तो 5 कम। ठीक है भई, 50 इंटू 2 करेंगे 100 आ जाएगा, बड़ा ईज़ी। 17 नंबर पे आते हैं। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, बड़ा आसान है, बहुत स्पीड से वेन डायग्राम बनाना है, ईज़िली कर जाओगे, कहीं कोई इश्यू नहीं है। देखो वेन डायग्राम बनाते हैं। इसने क्या बोला, एक सर्वे है 120 बच्चों का, 120 बच्चे हो गए। 70 को मैथ पसंद है। उसने ये नहीं बोला ओनली मैथ पसंद है, उसने बोला मैथ पसंद है। मतलब कि ये मैथ है और ये 70 लोगों को पसंद है। 80 लोगों को फिज़िक्स पसंद है, 80 लोगों को फिज़िक्स पसंद है। 60 को केमिस्ट्री, 60 को केमिस्ट्री। अब आगे चलते हैं। उसने क्या बोला है कि 40 लोगों को मैथ और फिज़िक्स, अभी भी ये नहीं बोला कि ओनली मैथ और फिज़िक्स, हर एक चीज़ में ऐसा चलता है। तो मैथ और फिज़िक्स के 40 लोग हैं। 30 फिज़िक्स और केमिस्ट्री के हैं और 20 मैथ और केमिस्ट्री के हैं, है ना? अभी बोल रहे हैं 10 को तीनों पसंद है, तो 10 यहाँ लिखो। अब देखो 40 में से 10 घटाओगे तो यहाँ 30 आएगा। 30 में से 10 घटाया 20, 20 में से 10 घटाया 10। अब सबके अलग-अलग लिख सकते हैं अपन। लिख दो भई, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, मैं लिखना चाह रहा हूँ। देखो, क्या करना है कि भई 70 पूरे का था, जिसमें से 30, 40, 50 निकल गया, यानी सिर्फ़ मैथ वाले 20 बंदे बच गए। 80 था, उसमें से 30, 50 और 60 निकल गया, 20 बच गए। 60 था, उसमें से 40 निकल गया, 20 बच गए। ये बोल रहा है प्रोबेबिलिटी। अब देखो कहाँ वेन डायग्राम में प्रोबेबिलिटी घुसा रहा है। इसलिए कांसेप्ट को मिक्स भी बहुत बार किया जाता है, तो सारी चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी भई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खत्म हो गया है, प्रोबेबिलिटी भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो मतलब डरने की कोई बात नहीं है, सब ईज़िली समझ जाओगे। बाकी आसान है क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, स्टूडेंट को एग्ज़ैक्टली एक सब्जेक्ट पसंद है। भई एग्ज़ैक्टली एक वाले तो 20, 40 और 60 बंदे हैं और टोटल बंदे 120 थे। फेवरेबल अपॉन टोटल 1/2 आंसर आ जाएगा, ये सही है। बेहद ईज़ी था। आते हैं 18 नंबर पे। एक मिक्सचर है, उसमें ए और बी 2 रेशियो 3 में है। ठीक है भई, लिख दिया। अब ये बोल रहा है
क्या मतलब ए में ए कुछ मिलाया गया है और जो रेशियो है वो 3 रेशियो 1 बन जाता है। तो ये तो चेंज नहीं होना चाहिए था, यानी कि सेम कर दो इसको, तो 3 से गुणा कर दो, तो ये 9 रेशियो 3 मतलब मेरा मिक्सचर पहले ये था, अब ये बन गया है। ठीक है भाई, ये बोल रहा है कि क्योंकि ये सेम रखना था, मैंने सेम कर दिया इसको। अब इधर देखो जुड़ रखा है 7 बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं, जो पूछा है वो कर देंगे। इसने पूछा है कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए वाज़ एडेड 7 ऐड करी गई है एज़ अ परसेंटेज ऑफ टोटल इनिशियल मिक्सचर। ये लाइन ध्यान से सुननी है भाई, अब बच्चे यहाँ गड़बड़ कर जाते हैं। देखो पढ़ो क्या बोल रहा है, प्रारंभिक मिश्रण की कुल मात्रा के प्रतिशत के रूप में, कितना था? 5 था। तो 7/5 गुणा 100 करना है, ये 20 बार काटेगा, 140 आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, 19 नंबर पे आते हैं। सेंट्रोइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल एमएनओ का पी दे रखा है। ये एमएनओ मैंने ट्रायंगल बनाया, एमएनओ, इसका सेंट्रोइड मैंने पी बनाया और एमआर एक मीडियन है, मीडियन सेंट्रोइड से पास होके जाती है, सामने वाले साइड को बराबर भागों में बाइसेक्ट कर देती है। एमएन की वैल्यू 12 है, इक्विलैटरल ट्रायंगल था, ये भी 12, ये भी 12, 6-6 में बाँट देगी। करो तो करो, कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों का, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। पीआर की लेंथ पूछ रहा है, पीआर की। 2 तरीके हैं करने के, या तो डायरेक्टली सेंट्रोइड का मतलब सॉरी सेंट्रोइड क्या मीडियन का जो अपन को फ़ॉर्मूला पता है, वो लगा के मीडियन निकाल लो। वो नहीं करना चाहते ना, तो बेटर मेथड ये है कि भई ये बाइसेक्ट करती है 90 डिग्री पे। तो अगर ये 12 है, ये 6 है, तो ये वाली जो साइड है ना पूरी, वो आएगी अंडर रूट में, मैं पाइथागोरस लगा रहा हूँ भई, तो 144 माइनस 36 इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? ये 8 आएगा और ये 10 आएगा, 108 आ गया रूट में। लेकिन भई 108 तो पूरे की वैल्यू आई है। ये जो सेंट्रोइड होता है ना, वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। यानी ये पूरी 3 की वैल्यू है, पूरी की वैल्यू है ये। मेरे को सिर्फ़ एक वाले हिस्से की वैल्यू चाहिए। अभी तो आंसर नहीं आया है, इसको सॉल्व करेंगे अपन। 108 को अपन क्या लिख सकते हैं? अपन इसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3, मतलब इसमें देखो मेरे को 9 दिख रहा है ना? तो मैं इसको लिखूँगा 9 गुणा 1 और 12। अब 12 में भी 4 गुणा 3 दिख रहा है, यानी कि ये वैसे 36 गुणा 3 भी होता है। हाँ, सही बात है। तो अब इसका देखो रूट लेंगे ना, तो 6√3 आ जाएगा और बटे 3 है, ये काटेंगे 2√3 आंसर निकालना बेहद ईज़ी है। जो मैटर मतलब सॉरी जो मेथड बेटर लगे उसको आपको लगाना है। हिट किया वो चीज़ मैंने लगाई। एक सर्कुलर ट्रैक है, बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। एक रनर है, वो ए लैप्स बी एवरी 20 सेकंड, इसका मतलब क्या है समझ रहे हो? कि जो ए वाला बंदा है ना, वो हर 20 सेकंड में बी वाले बंदे को पार कर रहा है। एक्चुअली में ये ऐसे है कि जैसे मान लो बी वाला बंदा यहाँ है, ए वाला बंदा आया, 20 सेकंड में इसको पार करके चला गया, फिर से कर गया, फिर से कर गया। बी सी को इतनी देर में, सी डी को इतनी देर में, कितनी देर में ए डी को करेगा। कुछ नहीं करना, इन तीनों का एलसीएम ले दो और एलसीएम लेना बस आसान तरीके से, जब ऑप्शन दे रखे हो ना डायरेक्टली, तो लेने की नीड नहीं होती है, भाग दे के देख लिया करो। भाई देखो 20 का भाग तो इसमें नहीं जा रहा, यानी ये तो कट गया, बाकी सब में जा रहा है। 30 का भाग तो चलो सब में ही जा रहा है, 36 का भाग इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, ये आंसर आ जाएगा। बड़ा ईज़ी था, कोई इश्यू नहीं है। 21 नंबर पे आ जाओ, एक बाइक, एक कार है, 2 मेथड है करने के। पहला तो एकदम मतलब ऐसा एकदम तो क्या बोलेंगे, अच्छा 3 मेथड है। एक तो एकदम बेसिक है कि भई आप इसमें इक्वेशन बनाओ फिर सॉल्व करो, वो तो बिल्कुल नहीं करना। एक ऐसा मेथड है जो फ़ॉर्मूला बेस्ड है। क्या होता है कि भई जब भी है ना, देखो 2 चीज़ें होती हैं, कुछ दूरी ट्रैवल करती हैं अलग-अलग स्पीड से और उनके टाइम का अगर अंतर दे रखा हो, तो आप डायरेक्टली फ़ॉर्मूला लगा दिया करो, डिस्टेंस बराबर में स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 और अपॉन में स्पीड का अंतर डेल्टा एस इंटू में टाइम का अंतर यानी डेल्टा टी। देखो मैं इस फ़ॉर्मूले में वैल्यू रखता हूँ एक बार। तो भई डिस्टेंस निकालनी है मेरे को, तो स्पीड 1 स्पीड 2 दे रखी है 60 गुणा 90, स्पीड्स का अंतर 30 हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव से फ़र्क नहीं पड़ता, अंतर वर्ड बोलते हैं मतलब वो पॉजिटिव ही आता है। और टाइम का अंतर 5 घंटे दे रखा है, 5 घंटे पहले पहुँचता है मतलब अंतर ही 5 घंटा है। ये 2 बार कट गया, 90 दूनी 180 इंटू 5 करेंगे, 900 मेरा आंसर आ गया। फ़ॉर्मूला बेस्ड, ऑप्शन के थ्रू जाना चाहते हो तो भी हो जाएगा और बहुत जल्दी हो जाएगा, पता है कैसे? देखो, भई मेरे को स्पीड्स पता है, मान लो मैं पहला ही ऑप्शन चूज़ करता हूँ, ये तो चलो किस्मत है कि पहले में आंसर मिल गया, अगर नहीं मिलता तो भी कैलकुलेशन बड़ी आसान है। देखो मैं 900 वाला लेता हूँ, भई 900 की दूरी 60 की स्पीड से ट्रैवल करेंगे, तो 15 घंटे लगेंगे और 900 की दूरी 90 की स्पीड से ट्रैवल करेंगे तो 10 घंटे लगेंगे। अंतर देखो 5 घंटे मैच कर रहा है ना, इसीलिए यही आंसर है। अगर इस पे नहीं करता तो मैं अगला कैलकुलेट करता, बहुत जल्दी हो जाता है ये, कोई बड़ी बात नहीं। 22 नंबर पे आते हैं। एक ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा है, उसको हर एक टर्म को 3.25 से बढ़ाया गया है। मीन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? ध्यान रख लेना ये चीज़। जितना इफ़ेक्ट मतलब इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं, उतना ही मीन पे डायरेक्टली इफ़ेक्ट पड़ता है, तो इंक्रीज़ हो जाएगा 3.25 से।
जिसको डर लगता है इन चीज़ों से वो बहुत जल्दी देखो मान लो ये चीज़ें कन्फ्यूजिंग लग सकती हैं कि भई मोड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मीडियन पे क्या पड़ेगा, वैसे मैंने पढ़ा है सारा स्टैटिक्स, ये हर एक-एक चीज़ समझाई भी है। उसमें मैंने वेरिएंस के हर एक क्वेश्चन करवाए थे, लेकिन किसी को भी अगर ऐसा लग रहा है कि भई डराने वाली चीज़ है, गलत हो सकती है और मैं जल्दी भी निकाल सकता हूँ, बहुत छोटा-सा डेटा लिया करो एक। जैसे मैंने एक बहुत छोटा-सा डेटा लिया 2, 3 और 5। भई इनका मीन क्या आएगा 5, 3, 8, 2, 10, 10/3 चलो 10 मान लो कन्फ्यूजिंग लग रहा है ना तो इसको 4 कर दो। 4, 3, 7 और 2 9, 9/3 करेंगे तो 3 मेरा मीन आ रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ सब में 1-1 बढ़ा रहा हूँ। तो ये 3 बनेगा, ये 4 बनेगा और ये 5 बनेगा। 5, 4, 9, 3, 12, 12/3 4 भई इधर 1-1 बढ़ाया तो मीन में भी तो 1 बढ़ गया। यानी कि जितना अपन वैल्यूज़ में बढ़ाते हैं, उतना मीन पे इफ़ेक्ट पड़ जाता है। डायरेक्टली ध्यान रखना है इस चीज़ को। ठीक है? कम में भी, ज़्यादा में। 23 नंबर पे आते हैं और बाकी किसी को डिटेल में पढ़ना है तो जाके स्टैटिस्टिक्स कवर कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। बहुत अच्छे से पढ़ा है उसमें, ठीक है? बाकी आओ अगले नंबर पे। भई अब इस क्वेश्चन को भी करने के बढ़िया मेथड बताता हूँ। 11 से भाग देके तो ऑब्वियसली नहीं देखने वाले हैं। बहुत बार बताया मैंने 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? देखो 7, 6, 2, 9, 0, 1, 6, 8, 3, 2 देखो एक चीज़ बताता हूँ भाई 11 का अगर डायरेक्टली डिविजिबिलिटी रूल चेक करना हो ना, जब तो अपन ऐसे लिख के कर सकते हैं कि भई मैं अल्टरनेट को जोड़ लूँगा, फिर बचे हुए अल्टरनेट को जोड़ के घटा के बता दूँगा हो रहा है या नहीं हो रहा। पर देखो जब भी क्वेश्चन में ऐसे दे रखा हो ना कि कुछ घटाया जा रहा है, कुछ जोड़ा जा रहा है, तो उसमें आप अल्टरनेट वाले जो एक ग्रुप है उसको ऊपर और एक ग्रुप को नीचे लिख लिया करो और काट के क्या करो, आसानी से हो जाएगा। पहले ये जान लो। जिनको नहीं पता वो देख लेना, भई जिनको पता है वो स्किप कर सकते हैं कि इनको जोड़ा मैंने 9 और अभी भी 9 है, 9 और 6 15, 15 और 3 18 आ रहा है। अब मैं घटाऊँगा अलग वाले, 6 और 9 15, 15 और 1 16, 16 और 8 24, 24 और 2 26। भई 18 और 26 अगर इनका अंतर 0 या 11 ऐसा कुछ भी आ जाता है तो 11 से ही डिविजिबल होता है वरना नहीं होता। अब नहीं आ रहा मतलब डिविजिबल तो नहीं है, ये तो क्लियर हो गया है। लेकिन अब इन ऑप्शंस के लिए मैं क्या करूँगा, अब भी देखो मेरे को 8 घटाना है तो मेरे को 8 घटाना पड़ेगा ना तो मेरे को दोबारा से इसका फिर अल्टरनेट का सम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है इसलिए मैं ब्रेक करके वो मेथड बता रहा था। तो अब देखिएगा क्या करना है। पहले भई देखो 7, 2 और फिर 0 और फिर 6 फिर 3 मैंने एक साथ लिख दिए। अब नीचे वाले लिख दो। 6 फिर 9 फिर 1 फिर 8 और फिर 2 अब इनको काटते जाओ। कैसे काटते जाओ? देखो भई 6 3 9 बन रहा है, 9 के साथ कट गया, है ना? 7 और 2 9 बन रहा है, 8 और 1 9 के साथ कट गया। ऊपर 0 है, नीचे 8 है। अगर ये दोनों चीज़ों में या तो 0 या 11 आता तो डिविजिबल तो होता। अभी तो ये क्लियर हो गया कि डिविजिबल तो नहीं है यानी पहला ऑप्शन तो सही है। अब एक बार आगे देख लो कि 8 सब्ट्रैक्ट किया जाता है इस गिवन नंबर से, तो क्या ये डिविजिबल होगा? अरे हाँ! भई देखो 6 और 2 8 है, 8 में से 8 घटाएँगे तो ऊपर 0 नीचे 0 पक्का डिविजिबल हो जाएगा। और 2 ऑप्शन मिलते हैं, आप ऑल ऑफ दीज़ पे कर सकते हो, बाकी एक बार अपन समझ रहे हैं तो ये भी देख लेते हैं कि 14 जोड़ा जाता है। अरे तो भई 6 और 2 8 था, उस 8 में 14 जोड़ोगे तो 22 बनेगा। मैंने क्या बोला? 0, 11, 22, 33 कुछ भी आए, पक्का 11 से डिविजिबल होगा, यानी ये भी सही है, मतलब ऑल ऑफ दीज़ आ जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन था, मज़ेदार था। 2 क्वेश्चन बचे हैं, ईज़िली कर लेते हैं। पीएक्सक्यू और पीज़ेडआर 2 टेंजेंट हैं एक सर्कल के ऊपर, पॉइंट एक्स और बड़ा ईज़ी क्वेश्चन है ये भी। भाई देखो पीएक्सक्यू और पीज़ेडआर 2 टेंजेंट है, मतलब दोनों पी पॉइंट से आ रही हैं। ये पहली टेंजेंट है, ये दूसरी टेंजेंट है, पी से आ रही हैं। ये एक्स पे और ज़ेड पे सर्कल को काटती हैं और आगे ये क्यू पे और आर पे जा रही हैं, इनसे तो मेरे को पता है कोई मतलब नहीं निकलेगा। आगे आ जाओ। वाई एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर इस तरीके से कि वाई एक्स क्यू एंगल 72 है। वाई एक्स क्यूब बेहतर मतलब इस तरीके से बनेगा। वाई एक्स क्यूब बेहतर बन गया, ठीक है। फिर उसने बोला वाई जेड आर 50 है, ये वाई पॉइंट है और वाई जेड आर 50 बना दिया, कोई इश्यू ही नहीं है। ये बोल रहा है ओ अगर सेंटर है सर्कल का, एक्स ओ जेड पूछ रहा है, एक्स ओ जेड बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। देखो, पहले भी आया ऐसा क्वेश्चन, ईज़िली हो भी जाएगा। क्या करना है? भई ये कलर लेते हैं और देखते हैं। मैंने क्या बोला? सर्कल के सेंटर से जब भी टेंजेंट पे अपन कोई भी लाइन डालते हैं, वो हमेशा परपेंडिकुलर डलती है मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इधर 90 बनाएगा, ये 72 है, यानी ये एंगल 18 बच जाएगा और ये 50 था क्या? हाँ, 50 था, यानी ये 40 बच जाएगा। अब देखो इसको मिला दो। अब ये एक ट्रायंगल बन गया। उस ट्रायंगल में ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इस साइड के सामने ये 40 तो इस साइड के सामने ये 40। ऐसे ही ये 18 यानी ये 18। तो ये एंगल पूरा कितना आ गया? 58 आ गया और अपन को पता है कि सर्कल के सरकमफ्रेंस पे जितना भी एंगल होता है ना,
उसका डबल होता है सर्कल के सेंटर पे, तो 58 का डबल यहाँ आ जाएगा 116, यानी मेरा आंसर आ जाएगा सी। बहुत ईज़ी क्वेश्चन था। डायग्राम परफेक्ट से बनाओगे, बहुत जल्दी आंसर निकालोगे और सटीक भी आंसर निकालोगे, इनमें तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ता है। ठीक है भाई, लास्ट और फाइनल क्वेश्चन बेसिक है, डीआई दिखते ही मैं तो ये दिमाग में बना लेता हूँ कि भाई बोनस है। तो क्या बोल रहा है, कचरा अपन पढ़ते नहीं है कभी भी। क्वेश्चन पे आते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पे टोटल एक्सपेंडिचर कितना परसेंटेज है ट्रैवल का? कुछ नहीं करना, बेसिक कैलकुलेशन है क्वेश्चन में, बताओ क्या करवा रहा है? देखो 30, 60, अच्छा सारों जोड़ लो, 30 पंजे 150 तो सीधा ही हो गया। 150 के बाद में 6 और 4 10, 8 और 8 10, यानी 170 हो गया। बहुत ईज़ी है। अब इनको जोड़ लो। ये बन गया 100 और ये बन गया 120, यानी 220, 230 और 70, 300 बन गया। ये इसका कितना परसेंटेज है, यही तो पूछ रहा है। दोनों ज़ीरो से दोनों ज़ीरो काट दो, 170/3 करेंगे, एप्रोक्सिमेट निकाल लेंगे। 5 बार जाएगा, अब कितना 6 बार चला जाएगा, यानी 56.66 आता जाएगा। तो इसको एप्रोक्सिमेटली 57 बोल सकते हैं अपन, ठीक है? क्योंकि 5 से बड़ा है, इसलिए ये 57% आ जाएगा। उसने भी यही बोला था नियरेस्ट फॉलोवर। बड़ा ईज़ी पेपर था आज का। कोई 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो कैलकुलेटिव थे, बाकी हार्ड कुछ भी नहीं था। ईज़िली मतलब इस पेपर में आप ऐसा मानो कि 42, 44 ये स्कोर आ रहा है तो ठीक-ठीक है, बाकी 46, 48 आ रहा है तो बहुत वेल एंड मतलब बहुत वेल एंड गुड है। ठीक है? बाकी इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहो, और जो पंडित्स वाला वीडियो है और भी जो वीडियो है उनका सॉल्यूशन आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अपन अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।